वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सीरीज में हम लोग सोलर सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और कौन कौन से घटनाएं हमारे सोलर सिस्टम में घट रही है। इसके विषय में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में बिलियंस ऑफ क्या है, आकाश गंगा है, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स है, जो क्या है, जो आपस में एक गुरुत्वाकर्षण बल से वे आपस में जुड़े हुए हैं। ये तारे क्या है, हमारे गैलेक्सी का अधिकतर मास घिरे हुए हैं, यानी कि जो सन है हमारा तारा है, ये क्या है, ये जितने जो तारे हैं ना, ये हमारे गैलेक्सी का अधिकतर हिस्सा घेरे हुए हैं। जो हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, यानी कि आकाशगंगा है। हमारे आकाशगंगा में 300 बिलियन से स्टार है, यानी कि कुल मिलाकर 300 बिलियन से ज़्यादा तारे हैं, जिसमें हमारा क्या है, सूरज भी उसमें शामिल है। यानी कि हमारे मिल्की वे में 300 बिलियन से स्टार है, जिसमें हमारा सन भी शामिल है, जो हमारे सोलर सिस्टम के मध्य में स्थित है। यानी कि जो सन है हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच स्थित है। 14वीं शताब्दी में प्टोलेमी ने क्या किया था, अपनी एक थ्योरी दिया था, जिसमें वह कहा था कि जो अर्थ हमारे यूनिवर्स के सेंटर में है, यानी कि उसने कहा था कि हमारे यूनिवर्स के बीचों बीच पृथ्वी है और सभी आकाशीय पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। यानी कि जितने जो पृथ्वी को छोड़कर जितना सारे जो ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट है वो हमारे अर्थ के चक्कर लगाते हैं। फिर कोपरनिकस ने 1543 ईडी में कहा कि सन हमारे यूनिवर्स के सेंटर में स्थित है, ना कि पृथ्वी। यानी कि कोपरनिकस ने 1543 में प्टोलेमी की बातों को सिरे से नकार दिया। इसके बाद केपलर आते हैं। केपलर ने कोपरनिकस के बातों को क्या किया, सपोर्ट किया कि हाँ, कोपरनिकस जो कह रहा है सही कह रहा है, लेकिन उसने यह कहा कि जो हमारा सन है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, ना कि पूरे यूनिवर्स के। अब आगे चलते हैं मेजरमेंट, यानी कि अंतरिक्ष में किस प्रकार से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, नापेंगे, तौलेंगे, जोखेंगे, तो वही इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले आता है लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश निर्वात, यानी कि खाली स्थान में 1 सेकेंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर यात्रा करता है, एवं 1 साल में 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 किलोमीटर, यानी कि प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी को हम लोग लाइट ईयर कहेंगे। यानी कि लाइट ईयर कहेंगे प्रकाश जो 1 साल में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एयू है। इससे अर्थ से लेकर सन के बीच की दूरी को हम लोग नापते हैं, यानी कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापेंगे, और इसका शॉर्ट फॉर्म है एयू। यानी कि 1 लाइट ईयर 63,000 एयू के बराबर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यानी कि एक एयू यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 150 मिलियन किलोमीटर होते हैं, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10 गुने 150, जितना आंसर आएगा उतना लाख किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इकाई है हमारा पारसेक, यानी कि जब स्टार 1 सेकेंड में जितना डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि जो तारा 1 सेकेंड में जितना डिग्री इधर उधर हिलेगा वो उसका आर्क कहलाता है। और 1 एयू यानी कि 1 आर्क यानी कि 1 एयू हम लोग उसको कहते हैं। 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर आता है, यानी कि 1 सेकेंड में जितना तारा जितना डिग्री एंगल का कोण बनाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा पारसेक कहलाएगा। और जो 1 पारसेक बनता है वो क्या कहलाता है, वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। स्टार के बीच के डिस्टेंस को हम लोग पारसेक से मापते हैं। अब चलते हैं ओरिजिन, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इसके विषय में हम लोग अब जानेंगे। सबसे पहले आते हैं बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज ले मार्टे, यानी कि बिग बैंग का धमाका 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था।
यानी कि 1 बिलियन बराबर 1 अरब साल, तो 13.8 बिलियन बराबर 13.8 अरब साल पहले जो बिग बैंग का धमाका हुआ था। इस धमाके से स्टार और दूसरी आकाशीय पिंड का क्या हुआ, निर्माण हुआ बिग बैंग थ्योरी से। उसके बाद दूसरा थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी, यानी कि स्थिर अवस्था सिद्धांत है। यानी कि कुछ व्यक्तियों ने कहा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, वो फैल रहा है, यानी कि उसका विस्तार हो रहा है, लेकिन यह समय के साथ अपनी उपस्थिति को नहीं बदल रहा है। यानी कि जो हमारी यूनिवर्स है उसका विस्तार हो रहा है और यह समय के साथ जो अपनी उपस्थिति है उसको वो तनिक भी जाहिर नहीं कर रहा है। यानी कि अभी का जो टाइम है वो हमारे यूनिवर्स का ना तो स्टार्टिंग का टाइम है और ना ही हमारे यूनिवर्स के अंत का टाइम है। यानी कि ये जो अभी का टाइम चल रहा है वो हमारे और यूनिवर्स का बीचों बीच का टाइम चल रहा है। अब चलते हैं पल्सेटिंग थ्योरी, यानी कि संबंधित सिद्धांत। ये हमारा तीसरा सिद्धांत है यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर। यानी कि इस थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स का विस्तार क्या हो रहा है, लगातार होते आ रहा है। यानी कि ना ही इसका विस्तार अभी रुका नहीं, यानी कि इसका विस्तार का चरण अभी भी जारी है। इसके बाद आते हैं मिल्की वे, यानी कि आकाशगंगा। यानी कि मिल्की वे का निर्माण बिग बैंग के 5 बिलियन साल के बाद हुआ। यानी कि 5 अरब, जब बिग बैंग का धमाका हो गया तो उसके 5 बिलियन साल के बाद हमारे मिल्की वे का निर्माण हुआ। अभी तक ज्ञात सबसे नया गैलेक्सी ड्वार्फ गैलेक्सी है, यानी कि अब तक का लेटेस्ट ड्वार्फ गैलेक्सी है। यानी कि जॉर्ज लेमाट्रे के अनुसार बिग बैंग के बाद हमारा गैलेक्सी फैल रहा है। जब बिग बैंग का धमाका हुआ तो उसके बाद जो हमारा गैलेक्सी क्या हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। अब चलते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है, हमारे पास का गैलेक्सी है। इन सब के विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। अब चलते हैं स्टार फॉर्मेशन, यानी कि तारों का गठन। जितना भी स्टार है वह गर्म, यानी कि गर्म गैस का जलता हुआ रूप है। स्टार के पास क्या है, अपना प्रकाश है जो बहुत विशाल एवं बहुत गर्म है। यानी कि जो हमारे स्टार है उसके पास अपना लाइट है जो कि क्या है, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत गर्म है। यानी कि जिसका प्रकाश हमारे तक आने में 4.3 ईयर्स का समय लगता है। यानी कि ये जो हमारे स्टार्स हैं क्या, वो पास के प्रोक्सीमिटा सेंचुरी में है और इससे हमारे पास प्रकाश आने में 4.3 ईयर्स का समय लगता है। यानी कि प्रोक्सीमा सेंचुरी हमारे पास का क्या है, गैलेक्सी है जिसका लाइट 4.3 ईयर्स का समय लेता है। लाइफ साइकिल ऑफ अर्थ, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, हमारे स्टार का जीवन चक्र। सितारों का जीवन चक्र न्यूक्लियो सिंथेसिस क्या है, स्टेज का शुरुआत है। यानी कि नाभिकीय संश्लेषण, यानी कि नाभिकीय संश्लेषण से हमारे स्टार का जीवन चक्र चलता है। इसमें सबसे पहले आता है प्रोटो स्टार, यानी कि इस प्रकार के स्टार्स में क्या है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम का क्लाउड होता है। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के गैसीय क्लाउड का रूप है। इसका कोर क्या है, इस अवस्था में हीलियम का होता है। यानी कि जो प्रोटो स्टार है अपने फर्स्ट स्टेज में इसका जो कोर है वो हीलियम का होगा और जिसके लेयर का विस्तार होते रहता है। अब चलते हैं रेड गेंड, यानी कि लाल दानव। यानी कि इस अवस्था में इसके आउटर लेयर क्या रहा, सूज रहा होता है। यानी कि इसके आउटर लेयर में सूजन आती है। जो रेड गेंड है इसकी दूसरी अवस्था में है, यह लाल रंग में सूजता है। इस अवस्था में यह तारा बहुत विशाल हो जाता है, यानी कि फूलकर यह तारा बहुत ही बड़ा दिखने लगता है रेड गेंड स्टेज में। इसके बाद आता है वाइट ड्वार्फ, यानी कि सफेद दानव। इस अवस्था में तारों का द्रव्यमान हमारे सूरज से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तारे से जो गैस बाहर निकलता है वो बाहरी सतह के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है, जिससे यह व्हाइट ड्वार्फ की तरह दिखता है। यानी कि ठंडा होकर
सफ़ेद दिखता है, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेज में बहुत चमकीला दिखता है, सेकेंड स्टेज में लाल दिखता है, और ये जो वाइट ड्वार्फ का स्टेज है इसमें ठंडा होकर सफ़ेद दिखता है। यानी इस अवस्था में स्टार छोटा होने लगता है, यानी कि सिकुड़कर छोटा होने लगता है। अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे, सौर मंडल के। हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, 8 ग्रह है प्लूटो को छोड़कर, यानी कि प्लूटो की मान्यता 2006 में समाप्त हो गई। तारों के बीच में क्या है, मलबे होते हैं जिसमें एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्रग्रह, मेटेरॉइड यानी उल्कापिंड, कोमेट्स यानी कि धूमकेतु मौजूद होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस क्या है, कॉल्ड प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस है। यानी कि ग्रहों के बीच में धूलकण मौजूद रहते हैं, जितने सारे ग्रह हैं उनके बीच क्या है, धूलकण है, यानी कि एस्टेरॉइड का मलबा वगैरह रहता है। सोलर सिस्टम बॉडीज के अंतर्गत ग्रह, ड्वार्फ ग्रह एंड सैटेलाइट आते हैं, जिससे यह मिलकर बनते हैं। यानी कि जो हमारा मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड है, ये क्या है, ये ग्रह का ही रूप है, जो कि क्या कहलाता है, जो कि बौना ग्रह, सैटेलाइट वगैरह कहलाते हैं। सूरज का क्या है, अपना एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, जिसमें सभी ग्रह इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में इसके चारों ओर घूमते हैं, यानी कि जब पूरा दीर्घ यानी कि अंडे के समान राउंड में, ऑर्बिट में घूमते हैं। मरकरी क्या है, सूरज का सबसे पास है, और जो प्लूटो है वो सबसे दूर है, लेकिन अब वो ग्रह नहीं है। अब नेपच्यून प्लेनेट है सूरज से सबसे दूर। इलेप्टिकल ऑर्बिट। हमारे सोलर सिस्टम में सन का क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व यानी कि महत्व है, डोमिनेटेड बाय सन। इसमें पूरे सोलर सिस्टम का क्या है, 99.9% मैटर हमारे सन में क्या है, समाहित है। जो प्लूटो एक बौना ग्रह है, यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट है। अब चलते हैं स्थलीय ग्रह, यानी कि ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय ग्रह और दूसरा गैसीय ग्रह। स्थलीय ग्रह को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स है। जबकि गैसियस प्लेनेट में क्या है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। मूल यानी कि ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का अब मूल के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि इसकी उत्पत्ति का पता विशाल आणविक बादल से लगाया गया, यानी कि ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम का पता विशाल आणविक बादल से लगाया गया, जहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ, जिसके बाद एक डिस्क का निर्माण हुआ, जिससे सूरज का जन्म हुआ, एवं ग्रह का निर्माण प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क से हुआ। अब चलते हैं मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम का सदस्य। सबसे पहले हमारा सूरज आता है, यानी कि ये हमारे सोलर सिस्टम का हेड हो गया। नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ क्या है, हमारा सन ही है। इसका डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है, यानी कि सूरज का डायमीटर 14 लाख है। सन का बना है, क्या बना है, 71% सन हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% दूसरे तत्वों से मिलकर हमारा सूरज बना है। न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में, यानी कि नाभिकीय संलयन की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो जाता है, और इसके बाद भारी मात्रा में प्रकाश और गर्मी निकलती है। सन का क्या है, अपना एक चमकीला सतह है, जिसको हम लोग प्रोटोस्फियर बोलते हैं। सन का आउटर लेयर पतली गर्म गैसों का बना है, जिसे हम कोरोना बोलते हैं। सूर्य के बीच का सतह क्रोमोस्फियर होता है। क्रोमोस्फियर का तापमान क्या है,
32,000 डिग्री है, यानी कि क्रोमोस्फियर का तापमान 32,000 डिग्री है। फोटोस्फियर का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि कोरोना यानी कि जो सबसे बाहरी लेयर है उसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस, यानी कि कोरोना सबसे बाहर है 27 लाख। क्रोमोस्फियर ये जो मिडिल में है उसका तापमान 32,000 डिग्री सेल्सियस। और कोरोना क्या है, बट कोरोना नहीं, फोटोस्फियर का तापमान 6,000 डिग्री। यानी कि जैसे जैसे हम लोग सूरज के अंदर जाएंगे सूरज का तापमान घटते हुए जाता है। जो सन का जो चक्कर है ना प्लेनेट 70,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लगाते हैं। जितने सारे ग्रह हैं वो सूरज का चक्कर 70,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से लगाते हैं। 1 मिलियन बराबर हो जाता है 10 लाख। यानी कि सन का लाइट अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगाता है। यानी कि सूरज का लाइट पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड होता है, जबकि चांद की रोशनी पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का टाइम लेता है। यानी कि सूरज का 8-20 सेकेंड और अर्थ मून का 1.3 सेकेंड। अब चलते हैं हमारा सोलर विंड यानी कि सौर आंधी कब आएगी इसके विषय में जानते हैं। सन लगातार क्या है, प्रोटॉन को सभी डायरेक्शन में छोड़ते रहता है, जो कि पेचदार या घुमावदार आकार में क्या है, प्रोटॉन का रास्ता है बनाती। यानी कि ये प्रोटॉन पेचदार यानी स्पिरल वे में क्या है, चारों दिशा में घूमती हुई जाती है, जिसे हम लोग सोलर विंड कहते हैं। यही प्रोसेस जब लगातार बिना रुके होती रहती है तो इसका मटेरियल क्या है, आयोनाइज्ड गैस से मिलकर सोलर फ्लेयर्स का निर्माण करते हैं, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचाती है। यानी कि ये जो सोलर विंड है इसमें प्रोटॉन है और ये जब ये प्रोसेस लगातार होती रहती है तो क्या इसके अंदर के जो गैस है ना वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जो कि हमारे सोलर फ्लेयर का निर्माण करते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में बाधा पहुंचाते हैं। ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में बाधा पहुंचाते हैं। अब चलते हैं ऑरा के विषय में। यानी कि जब सौर आंधी, ऑरा क्या है, ऑरा में जब सौर आंधी का पार्टिकल पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते हैं तब यह नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर पर यह पार्टिकल चमकते हुए नजर आते हैं। सन का ब्राइट स्पॉट क्या कहलाता है, प्लेग कहलाता है, जबकि डार्क स्पॉट को हम लोग सन स्पॉट भी बोलते हैं। अब चलते हैं फैक्ट्स अबाउट सन यानी कि सूरज के विषय में कुछ बात। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ यानी कि सूरज का पृथ्वी से औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और इसका डायमीटर 13,91,980 किलोमीटर है। सूरज के कोर का तापमान 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस है और सूरज का क्या है, रोटेशन स्पीड है। सूरज का रोटेशन स्पीड के विषय में बोलते हैं, यानी कि सूरज क्या है, एकदम घूमते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है और ग्रह भी घूमते हुए इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि सूरज भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्पीड में। जो सन का मास क्या है, सन का 3,33,000 गुना पृथ्वी से बड़ा है। यानी कि जो सूरज है 3,33,000 पृथ्वी इसके अंदर समाहित हो जाएगी, इतना बड़ा है सन। अब नेक्स्ट चलते हैं प्लेनेट यानी कि ग्रह। जो हमारा ये ग्रह है क्या है, ये अपारदर्शी होता है। नवा प्लेनेट क्या है, कार्ला है। यानी कि प्लूटो का मान्यता खत्म हो गया तो कार्ला आया नवा ग्रह के रूप में। सीक्वेंस ऑफ प्लेनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस यानी कि सन के से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू साइज यानी कि जो आकार में जो सबसे बड़ा है से लेकर सबसे छोटा तक। जो सबसे बड़ा है जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है,
नेपच्यून है, अर्थ है, वीनस है, मार्स है और मरकरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट यानी कि ग्रहों का वर्गीकरण हम किस प्रकार करेंगे, आइए जानते हैं। ग्रहों का वर्गीकरण दो टाइप्स होता है, टू टाइप्स ऑफ प्लैनेट, इनर एंड आउटर प्लैनेट। दीज आर क्या है, सेपरेटेड बाय एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट द्वारा एक दूसरे से अलग है, यानी कि इनर प्लैनेट अलग है और आउटर प्लैनेट अलग है। ये सन यानी कि इनर प्लैनेट पर क्या है, चट्टाने हैं और धरती है, यानी कि जमीन पहाड़ चट्टान है इनर प्लैनेट पर। जो इनर प्लैनेट क्या है, ये सूरज के पास है, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये क्या है, ये सूरज के पास है और इसका जो कोर है ना वो पिघले हुए धातु का बना हुआ है। जबकि जो आउटर प्लैनेट क्या है, वो गैसियस प्लैनेट है और ये सूरज से दूर है। इनका अपना क्या है, एक रिंग सिस्टम होता है। जो गैसियस प्लैनेट होते हैं उनका रिंग सिस्टम होता है। इनमें शामिल है जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। इसके बाद चलते हैं मरकरी ग्रह के विषय में, यानी सबसे पास का ग्रह। इसके पास भी क्या है, इसके पास भी अपना पानी नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई गैस है, यानी कि ये सूरज के पास है, इतना गर्मी है कि ना ही इसमें कोई गैस है और ना ही कोई पानी है। मरकरी के पास अर्थ जैसा कोई भी क्या है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, यानी कि कोई भी ओजोन परत जैसा कुछ भी इसके पास नहीं है, ना ही इसमें जीवन के लिए उपयुक्त कोई भी गैस मौजूद नहीं है। ये जीवन के लिए उपयुक्त गैस होते हैं CO2 होते हैं, N2 होते हैं, H2 होते हैं और O2 होते हैं। अब आगे चलते हैं वीनस। वीनस ग्रह यह अर्थ क्या है, सबसे पास एवं चमकीला ग्रह है। इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। ही इज अर्थ ट्विंस, यानी कि यह पृथ्वी का जुड़वा है। ही रोटेट क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस, यानी कि यह यूरेनस की तरह क्लॉकवाइज सूरज के चक्कर काटते हैं, लेकिन अदर ग्रह एंटी क्लॉकवाइज। यह मरकरी से भी क्या है, हॉट, यानी कि गर्म है। यहाँ बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन है, यानी कि वीनस पर बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन है और यह मरकरी से भी सबसे ज़्यादा गर्म है। इसके पास भी किसी प्रकार का कोई पानी नहीं है। अब चलते हैं अर्थ। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसे क्या है, 23 घंटा 56 मिनट 4.91 सेकेंड लगता है अपना एक चक्कर लगाने में। जो हमारा अर्थ है वह वाटरी प्लेनेट है, जिस कारण से इसे हम लोग ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अर्थ इज ओनली प्लेनेट विच प्रोवाइड सब्सटेंस ऑफ लाइफ, यानी कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जो कि जीवन के लिए मौजूद सभी तत्वों को क्या करते हैं, प्रोवाइड यानी प्रदान करते हैं। इट हैज़ ऑल एलिमेंट्स टू फॉर्म लाइफ, यानी कि इसके पास जीवन को क्या करने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए सभी तरह के एलिमेंट यानी कि तत्व मौजूद है, सच एज CO2, H2, N2 और O2। यह गोल्डीलॉक जोन में, हमारा जो पृथ्वी है ना वो गोल्डीलॉक जोन है, यानी कि जीवन के लिए उपयुक्त जोन में है। इट हैज़ लॉट ऑफ वाटर, इसके पास ढेर सारी पानी है। एंड ओजोन ब्लैंकेट टू सेव इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए ओजोन ब्लैंकेट है, जो सूर्य से आती हुई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को क्या करती है, पृथ्वी को बचाती है ओजोन। अब चलते हैं मून यानी चंद्रमा। मून क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास क्या है, 3475 किलोमीटर है और इसकी परिधि 10,864 किलोमीटर है। यह अपनी कक्षा में क्या करता है, दीर्घ वृत्ताकार चक्कर काटता है और इसका ग्रह पथ यानी कि यह पृथ्वी से 4,06,000 किलोमीटर दूर है, बट इसकी सबसे कम दूरी 3,64,000 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर घूमता है, यानी कि 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट पर क्या करता है, ये अपने
एक चक्कर लगा लेता है और यह पृथ्वी का चक्कर 29 पॉइंट यानी कि 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 2.8 सेकेंड में यह पृथ्वी का चक्कर काटता है और अपना एक चक्कर 27 दिन 29 दिन याद रखिएगा। पृथ्वी से जो मून का केवल 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई पड़ता है और मून का सबसे जो हाईएस्ट पीक हो गया वो क्या हो जाएगा, माउंट हुजेन विच इज 18,046 फीट। माउंट हुजेन सबसे बड़ा, इसकी ऊंचाई 8,046 फीट है। 18,046 फीट है यानी हिमालय से ढेर ऊंचा। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर यानी कि मून के पास भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। दिन का तापमान मून पर 100 डिग्री होता है और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस यानी कि इसका लाइट पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का समय लेता है और यह पृथ्वी से 1/4 भाग है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 1/6 है। मून क्या है, मून एक जीवाश्म प्लेनेट है यानी कि फोसल प्लेनेट यानी कि इसमें यह जीवाश्म से बना हुआ है। अब चलते हैं मार्स। मार्स को क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी आयरन से भरपूर है और इसका सैटेलाइट फोबोस और डेमोस है जो इसके 2 उपग्रह हैं। मून के बाद चलते हैं जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर क्या है, जुपिटर एक विंटर प्लेनेट है और इसका तापमान -148 डिग्री सेल्सियस है। गैनीमेडा सैटेलाइट क्या है, सबसे बड़ा सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का जो कि जुपिटर के पास है, गैनीमेडा सैटेलाइट। अब चलते हैं सैटर्न, शनि यानी कि सैटर्न के पास क्या है, एक ब्राइट रिंग है यानी कि चमकीला छल्ला है जो कि बर्फ से जमे हुए धूलकण से बना है जो इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। टाइटन क्या है, सैटर्न का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह सैटर्न का टाइटन है और गैनीमेडा जुपिटर का है। अब चलते हैं यूरेनस। जो हमारा यूरेनस ग्रह है वो हमारे पृथ्वी से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है और यह हरे रंग का है। हरे रंग का होने के कारण यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ही प्रचुर मात्रा में है यानी कि मीथेन गैस हरा है जिस कारण से यूरेनस हरा दिखाई पड़ता है। ये क्या है, ये एक पहला ऐसा उपग्रह है जिसको हम लोग टेलीस्कोप से खोजे हैं। इसके सतह का तापमान -190 डिग्री सेल्सियस है और यूरेनस के पास क्या है, 13 छल्ले हैं जो इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। ही रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यानी कि यह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर काटता है जो कि दूसरे ग्रह के ठीक उल्टा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि सबसे ज़्यादा ये क्या है, यह झुका हुआ प्लेनेट है जिस कारण से यह एक शेप में दिखता है यानी कि यह एक ऐसा झुका हुआ प्लेनेट है जो कि सोया हुआ हमेशा दिखाई पड़ता है। अब चलते हैं नेपच्यून यानी कि नेपच्यून क्या है, यूरेनस का जुड़वा है और इस पर भी मीथेन के छल्ले हैं यानी कि जिस प्रकार यूरेनस है उसी प्रकार से नेपच्यून है। यूरेनस पर भी मीथेन है, नेपच्यून पर भी मीथेन है और इसका सब जीरो टेम्परेचर है और इसका भी टेम्परेचर क्या है, माइनस में ही है। अब चलते हैं प्लूटो। प्लूटो कोई भी ग्रह नहीं है, इसकी मान्यता 24 अगस्त 2006 को ख़त्म हो गई थी। अब चलते हैं एस्टेरॉइड्स के विषय में जानकारी। जो एस्टेरॉइड को हम लोग प्लैनेटॉइड भी बोलते हैं। ये क्या है, यह एक एस्टेरॉइड क्या है, एक छोटा ग्रह है। इसके क्या है, यह मार्स और जुपिटर के बीच में ये क्या है पाए जाते हैं। इट इज़ डेब्रिस ऑफ प्लैनेट। ये क्या है, ये ग्रह के मलबे है विच आर नॉट असेंबल इनटू प्लैनेट यानी कि ये ग्रह के मलबे है जो ग्रह में समाहित नहीं हुए हैं। और ये क्या है,
और ये सूरज के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। इट रोटेट इट्स एक्सिस, यानी कि ये जो एस्टेरॉयड है ना वो अपने कक्ष पर 5 से लेकर 20 घंटा में अपनी एक चक्कर को काट लेते हैं और ये सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। सर्टेन एस्टेरॉयड में सैटेलाइट, यानी कि इन प्लेनेटाइड या इन एस्टेरॉयड के पास भी क्या है, एक अपना सैटेलाइट है, यानी कि जो इनके चारों ओर घूमते, ये ग्रह के चारों ओर घूमेगा और इनका सैटेलाइट इनके चारों ओर घूमेगा। अब चलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉयड, यानी कि इट इज़ फाउंड इन 2 क्लाउड्स मूविंग इन द ऑर्बिट, यानी कि ये क्या है, ये बृहस्पति के आगे एक है और एक दूसरा बृहस्पति के पीछे है, यानी कि यह बादलों का क्या है, एक क्लाउड है जो कि एक क्लाउड बृहस्पति के आगे आगे चक्कर घूमता है और दूसरा क्लाउड बृहस्पति के पीछे घूमता है, जुपिटर के। ट्रोजन एस्टेरॉयड। अब चलते हैं मीटर्स और मेट्रोस और मेट्रॉयड, यानी कि उल्का और उल्का पिंड, यानी कि उल्का में इनको हम लोग शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। जो मेट्रॉयड्स होते हैं इनको हम लोग शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। जब उल्का बड़ा होता है तो यह क्या करता है, यह जल नहीं पाता, यानी कि यह लहक नहीं पाता है, तो यह उल्का पृथ्वी पर उल्का पिंड के रूप में गिरता है। ये सभी एस्टेरॉयड्स बेल्ट से टक्कर के बाद अर्थ के समीप आते हैं, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट है। जब इनमें आपस में टक्कर होती है तो ये दूर आ जाते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के पास आते हैं तो पृथ्वी के ग्रेविटी में फंसकर ये पृथ्वी के सतह पर चले जाते हैं, जिस कारण से हमें आकाश में जलता हुआ कुछ दिखाई पड़ता है। अब चलते हैं कोमेट्स, यानी कि धूमकेतु, यानी कि कोमेट्स को क्या बोलते हैं, विजिटर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का यात्री बोलते हैं कोमेट्स को। यानी कि ये जो कोमेट है ये जमे हुए गैस से बना हुआ है, जिनके ऊपर क्या है, पत्थर और मेटल के क्या है, चट्टाने हैं, जो कि क्या है, जो आपस में जुड़े हुए हैं कोमेट्स में। ये तब यानी कि ओनली विजिबल, यानी कि यह तब दिखाई पड़ता है जब यह सूरज के पास होता है, यानी कि सूरज के पास होता है तब ये हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूरज की गर्मी से इसका जो आइस है ना वो पिघलता है, जिस कारण से गैस और दूसरे जो धूलकण है ना ये इससे निकलते हैं, जो इसके पूंछ दिखाई पड़ता है, यानी कि जो इसका पूंछ होता है ना वो सूरज की ओर इशारा करता है। जब यह सूरज से क्या करता है, दूर जाता है, तब इसका जो पूंछ है ना वो सूरज की तरफ इंगित करता है। अब चलते हैं स्टार्स, यानी कि तारा। जो स्टार्स है ना वो आकाशीय पिंड है जो कि गर्म जलते हुए गैसों से बना है। इट्स ऑन शाइन, इसके पास अपना चमक और अपना प्रकाश है। स्टार्स में क्या है, मोशन होता है जो हमें नहीं दिखता, यानी कि स्टार्स भी चलते रहता है जो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि यह हमसे क्या है, हमसे काफ़ी दूर है। इसका मोशन हमें सेंचुरी यानी कि शताब्दी में एक बार हमको नोटिस होता है कि हाँ ये तारा घसक कर यहाँ से यहाँ चला गया। जो इसका रंग है ना इसके तापमान को दर्शाता है, यानी कि ब्लू तापमान रहेगा, यानी कि ब्लू रंग का तारा रहेगा तो इसका तापमान ज़्यादा रहेगा, जो उजला रहेगा उसका कम रहेगा। अब चलते हैं कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं स्टार्स के। सबसे जो ब्राइट स्टार हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का है वो है सीरियस है, जिसको हम लोग डॉग स्टार भी बोलते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम यानी कि प्रोक्सीमिटा सेंचुरी से 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर है। अब चलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल और चंद्रशेखर लिमिट के विषय में जानते हैं। जो हमारा जो तारे का जब अंत होता है तब ब्लैक होल बनता है, जो कि क्या है, कोलैप्स का क्या है, कंपैक्शन है। यानी कि कोलैप्स का जो हमारा जो तारा है वो जो कोलैप्स करता है तो ये क्या करता है, ये संघनित होती है, यानी कि कोलैप्स के बाद संघनन होता है और क्या करता है, ये वो अपनी एक ग्रेविटी बना लेता है, जिस कारण से यह पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। भारतीय
यानी कि भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर ने तारों का क्या किया था, मास का अनुमान लगाया गया था, जिस कारण से उन्हीं के नाम पर चंद्रशेखर लिमिट रखा गया है, जो कि सूरज से 1.44 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि ब्लैक होल का द्रव्यमान सूरज से 1.5 गुना तकरीबन ज़्यादा होता है। ब्लैक होल का निर्माण यानी कि जब तारा उजला हो जाता है तो धीरे धीरे क्या करने लगता है, सिकुड़ने लगता है, यानी कि अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से ये सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे ये कोलैप्स यानी कि विखंडित हो जाता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो सूरज से तकरीबन 1.44 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब चलते हैं कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जो हमारा यूरेनस है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो ब्रह्मांड में यानी कि हमारे यूनिवर्स यानी कि हमारे ब्रह्मांड में 10 के पावर 22 से लेकर 10 के पावर 24 की संख्या तक स्टार्स मौजूद है, जो कि हमारे नग्न आँखों से केवल 8000 तारे ही दिखाई पड़ते हैं। यानी कि किसी भी गोलार्ध पर एक समय में 2000 स्टार्स ही विजिबल होते हैं। जो स्टार्स होते हैं वो दिन में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो सूरज के प्रकाश से वो हमें दिख नहीं पाते हैं। कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारामंडल, यानी कि वर्तमान समय में 88 तारामंडल ज्ञात है। स्टार्स के पोजीशन का पता करने के लिए तारामंडल को क्या किया गया है, यूनिट के रूप में विभक्त किया गया है, जिससे हम लोग तारामंडल कहते हैं। यानी कि तारामंडल यानी कि तारों का एक समूह है, जिसको हम लोग 88 भागों में बांट दिए हैं इसको पहचान करने के लिए। अब चलते हैं अर्थ गैलेक्सी, द मिल्की वे, यानी कि मिल्की वे पृथ्वी की आकाशगंगा। मिल्की वे यानी आकाशगंगा पृथ्वी की। मिल्की वे इज ए लार्ज स्पिरल शेप्ड गैलेक्सी। मिल्की वे क्या है, एक बड़ा सर्पिल आकार का आकाशगंगा है। इट हैज सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट, इसका अपना सॉफ्ट चमकता हुआ रोशनी है, जिस कारण से जिसे हम जिसमें इससे बिलियंस ऑफ स्टार्स में इसको पहचान दिलाता है। यानी कि यहाँ पर हमारे आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं और जो हमारा मिल्की वे है ना, उसका लाइट बहुत ही सॉफ्ट है, जिस कारण से इसको अलग पहचान मिलता है। हमारा आकाशगंगा अपना एक चक्कर 250 मिलियन सालों में पूरा करता है। यानी कि 25 करोड़ साल में हमारा जो मिल्की वे है अपना एक राउंड लगाता है। अब चलते हैं प्रकाश, लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। डिस्टेंस इन आवर आउटर स्पेस मेजर्ड बाय लाइट ईयर, यानी कि बाहरी अंतरिक्ष में दूरी को मापने के लिए लाइट ईयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 3 लाख लाइट का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। सूरज को छोड़कर कोई भी तारा पृथ्वी के पास नहीं है, यानी कि सूरज पृथ्वी के पास का तारा है। जितना भी स्टार है सब पॉइंट ऑफ लाइट के समान है अर्थ से देखने पर। यानी कि अर्थ से हम लोग आकाश की ओर देखते हैं, जो तारा हमें दिखाई पड़ता है वो प्रकाश का एक बिंदु भर ही है। अब चलते हैं कॉस्मिक नाइबरहुड, एंड्रोमेडा, यानी कि एंड्रोमेडा यानी कि लौकिक आकाशीय पड़ोसी। हमारा जो एंड्रोमेडा है वो पृथ्वी के सबसे पास का क्या है, आकाशगंगा है, यानी कि नाइबर है, यानी कि नाइबरिंग है एंड्रोमेडा। जो एंड्रोमेडा हमारी पास की आकाशगंगा है, जो कि एक स्पिरल गैलेक्सी है। यह सबसे दूर की वस्तु है जो कि हम खुली आंखों से देखते हैं। जो एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है इसको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, जो कि सबसे दूरी जो सबकी सबसे दूर की वस्तु है, जिसको हम लोग बिना किसी सहायता के देखते हैं। इट बिलोंग टू लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, यानी कि यह लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी से क्या करता है, ताल्लुक रखता है। विच टर्न अ पार्ट इन विग्रो क्लस्टर ग्रुप, यानी कि जो एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है वो विग्रो तारों का तारामंडल का एक समूह है, जिसमें क्या है बहुत ज्यादा, यानी कि तकरीबन विग्रो
तारामंडल में 30 गैलेक्सी का एक समूह है, जिसमें एंड्रोमेडा भी क्या है, उनके साथ है। अब चलते हैं नेबुला यानी कि निहारिका, यानी कि यह तारों के बीच का क्या है, गैस ऑफ क्लाउड एंड डस्ट के बादल है। यानी कि नेबुला क्या है, गैस और धूल के बादल है, जिसके बीच छोटे क्या है, मंद मंद लाइट के धब्बे होते हैं, जो कि हमें दिखाई पड़ता है। यानी कि यह तारों के लाइट के ऊपर इसकी ब्राइटनेस डिपेंड करती है। यानी कि नेबुला जिस तारामंडल में अगर रहेगा, उस तारा में जितना ज्यादा प्रकाश होगा, नेबुला उतना ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। अगर कोई भी सुटेबल स्टार नहीं होगा, तो यह केवल एक डार्क स्पॉट की तरह ही दिखाई पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से ब्लैक होता है। अगर इसके पीछे कोई भी तारे का प्रकाश आता है, तो यह क्या पड़ता है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ता है, जो कि इसके काफी दूर से आता है। अब मेरा लास्ट टॉपिक, अर्थ इज नॉट फ्लैट, यानी कि जो हमारा जो पृथ्वी है ना, वो समतल नहीं है। आज का ये टॉपिक रहेगा। इसके बाद अगर आप लोग कमेंट मारिएगा, तो पृथ्वी के विषय में डिटेल वीडियो बनाकर नोट्स या वीडियो जो कहें मैं आपको दे दूंगा। यानी कि पृथ्वी समतल नहीं है। अगर पृथ्वी फ्लैट होती, तो उगता हुआ सूरज सभी स्थानों पर एक साथ दिखाई पड़ता है। यानी कि अगर पृथ्वी फ्लैट होती, तो जो सन है ना, वो सभी जगह एक समान दिखाई पड़ता। अगर कोई जहाज समतल स्थान पर होता, तो वो पूरा दिखता है। यानी कि अब इसका दूसरा एग्जांपल हम जहाज भी ले सकते हैं। अगर जहाज समतल स्थान पर होगा, तो वो पूरा दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो जहाज है, जहाज के हम लोग अगर ऊपर से देखेंगे, तो सबसे पहले जहाज का मस्तूल हमें दिखाई पड़ेगा, उसके बाद फिर पतवार, और लास्ट में हमें पूरा जहाज दिखाई पड़ता है। जिस कारण से हम लोग ये कह सकते हैं कि पृथ्वी समतल नहीं है। तो ये 12 पेज का पीडीएफ है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई टॉपिक आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये रहा वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट सीरीज, द यूनिवर्स।